चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना और पंचायती राज व्यवस्था पर अपनी राय रखी है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अमित चौरसिया ने। आप भी देखिए। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विभिन्न तरह की उपलब्धियां दर्ज कर रहा है। कोरोना काल में जहां छत्तीसगढ़ को काफी सुरक्षित बना गया था कि शुरुआत में एक भी प्रकरण नहीं थे, लेकिन जहां लोग कह रहे थे सबसे सुरक्षित छत्तीसगढ़, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, कोरोना आएगा और सुरक्षित नहीं है हम, जरूरत है सावधानी बरतने की। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की, जिन्होंने एक भविष्यवाणी की तरह कहा था कि छत्तीसगढ़ में भी कोरोना कहर ढाएगा, और ऐसा हुआ भी। और स्वास्थ्य विभाग आज काफी उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। जिस तरीके से कोरोना को लेकर कोरोना काल में उन्होंने यहां पर अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं समुचित तरीके से कर ली गई है। हम बात करते हैं उन्हीं से कि किस तरह उनका विभाग अब तीसरी वेव को लेकर तैयार है। सर, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग कई तरह की उपलब्धियां जो है, कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। क्या लगता है हम कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि अब सिर्फ स्वास्थ्य विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग हो गया है कोरोना काल के बाद? कोरोना ने जो सबसे बड़ी सीख हमें दी, जिसकी चर्चाएं तो हमेशा होती रहती हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे थे। देश, राज्य, विभिन्न देश दुनिया के कर नहीं रहे थे कि आपत्ति आए उसके पहले तैयार रहो। अभी तक जो व्यवस्था बनती थी कि जब आपत्ति आएगी तब देख लेंगे, फिर उसको हम तैयारी कर लेंगे। कोरोना ने ये हमको सिखाया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कई जाने जा सकती हैं, अगर व्यवस्था का अभाव बना रहा इस कारण से कि पूर्वानुमान लगा के आपने तैयारियां नहीं की। तो ये कोरोना ने एक बड़े झटके से हम सबके सामने सच्चाई को मजबूत तरीके से रखा कि बिगड़ने स्थिति को मत दो, उसके पहले जितनी सावधानियां या अधोसंरचना आप तैयार कर सकते हो, उस अधोसंरचना को जगह पे रखने की कोशिश करो। उसमें स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले सेवक भी हैं, अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सेज, ये सब पहले से तैयारी होनी चाहिए। ये कोरोना ने हमको सिखाया, और वैश्विक स्तर पे जो चिंतन करते हैं वो भी बार बार इसी बात को कहते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोगों को हर 3 साल 4 साल में कोई ना कोई ऐसी बीमारी जो नई प्रकार की होगी उसका सामना करना पड़ेगा, और स्वास्थ्य की सेवाएं उन बीमारियों के आने के पहले से हमको अपने जगह पे तैयार करके बैठा के रखना पड़ेगा। तब ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि बिस्तर नहीं मिल रहे। तो भी बन सकती है अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई, लेकिन कम से कम जितना हमने अभी देखा उसके लिए तो हमको तैयार रहना चाहिए। जिस तरीके से आपने तैयार रहने की बात की है, स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है और आपने क्या क्या बदलाव अब स्वास्थ्य क्षेत्र में किए हैं? स्वास्थ्य विभाग या कोई भी विभाग उतनी तैयारी कर पाता है जितना कि बजट उपलब्ध हो, और कोरोना समय में और उसके बाद में आगे की तैयारी के लिए अभी शासन ने अपनी ओर से वित्तीय व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने में अभी कमी नहीं की है। तो ये व्यवस्थाएं हमको कार्य रूप में परिणित करनी है। पैसे उपलब्ध कराए गए हैं, केंद्र सरकार से भी कुछ राशियां मिल रही हैं, तो वेंटिलेटर्स इत्यादि की खरीदी है, ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स की बात है, पाइपलाइन में ऑक्सीजन हम दिला सकें बड़े पैमाने पे निचले स्तर तक। हर सीएचसी लेवल पे कम से कम 10 बिस्तर ऐसे होने चाहिए जो कि ऑक्सीजन युक्त हैं। हर जिला अस्पताल में क्या हम 40 बिस्तर हर जिला अस्पताल में उपलब्ध करा सकते हैं? आपके अगर 28 जिला अस्पताल हैं और 40 बिस्तर भी अगर आपने कर लिया तो ये 1000 से ऊपर बिस्तर हो जाते हैं। आपने 20 बिस्तर भी अगर कर लिया तो 560 बिस्तर हो जाते हैं। तो हर जिला अस्पताल में कम से कम 20 बिस्तर, और आवश्यकता पड़ने पे 30-40 जिले और उसके आकार और आबादी के अनुपात में तैयारी रखिए। हमारे अब 10 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे भिलाई वाले को लेके, तो 3 नए बन रहे हैं, 6 पुराने हैं। तो हर मेडिकल कॉलेज में कम से कम 100 आईसीयू के बिस्तर होने चाहिए, और रायपुर में कम से कम 200 और आईसीयू के बिस्तर हमारे होने चाहिए। तो ये 6 पुराने मेडिकल कॉलेज में आप 100 बिस्तर जोड़ते हैं, 5 में 100 का 500 और रायपुर में 200 का 700, तो 700 अतिरिक्त बिस्तर।
हमारे 170 CHCs हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिनको हम बोलते हैं, तो 170 में अगर आप 4 बिस्तर 170 में कर देते हैं तो 17 चौके 720, तो 720 वहां हो गए, 560 यहां हो गए, 600 मेडिकल कॉलेजेस में हो गए। तो ये आईसीयू के बिस्तर हमारे अपनी जगह पे होने चाहिए और उनमें पाइप से सप्लाई करने वाला ऑक्सीजन, उसके लिए ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स भी लगा रहे हैं। दूर दराज के जहां हॉस्पिटल हैं, जहां ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग रहा हो, तो सिलेंडर मैनिफेस्ट बना के 10, 12, 15, 16 सिलेंडर जितनों की आवश्यकता है 10 बिस्तर के लिए, तो वो तैनात रहेंगे। उसके बदलने की व्यवस्था, स्टैंड बाय ऑक्सीजन के सिलेंडर, तो एक सिलेंडर भेजा भरने के लिए तो काम रुका नहीं है, दूसरा रेडी है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं ऑक्सीजन के संदर्भ में हम लोग कर रहे हैं, आईसीयू के बिस्तरों के संदर्भ में कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स की खरीदी के संदर्भ में कर रहे हैं। काफी मात्रा में दानदाताओं से और अन्य माध्यमों से भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी उपलब्ध हो गए हैं। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जो ऑक्सीजन की दिक्कत महसूस हुई कोरोना विशेष के लिए, तो वो भी पीएचसी लेवल तक हम लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को उपलब्ध करा दिया है। और अभी तो ऐसा लगता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सपोर्ट है। दवाइयों की जरूरत पड़ती है, दवाइयों की दिक्कत नहीं महसूस हो रही। कभी कभी जो दवाई बनी नहीं रही है देश में, उसकी किल्लत हो जाती है। जैसे आइवरमेक्टिन बीच में बात आई कि बहुत मांग है, रेमडेसिविर बहुत मांग आ रही थी और देश में ही नहीं बन रहा था, तो वो राज्य या कोई विभाग उसमें पहल के अलावा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन पहल करने पे फिर निर्माण भी बढ़ता है और उसकी भी उपलब्धता होती है। तो क्या क्या हमको आवश्यक हो सकता है, कोरोना ने तो काफी कुछ अभी तक सिखाया है। जहां टेस्टिंग लैब नहीं थे, वहां भी राज्य में 10 लैब चालू हो चुके हैं, 9 मेडिकल कॉलेज में, 1 कोरिया में जिला अस्पताल में, 5 और जिला अस्पताल में, तो 15 RT-PCR एम्स के अलावा 15 हमारे पास राज्य सरकार के लैब्स चालू हो जाएंगे। जो देश में कोरोना चालू हुआ था तो देश भर में एक था, जहां देश भर में एक था कोरोना के चालू होने पे, वहां आज छत्तीसगढ़ में 16 लैब्स हो जाएंगे, 1 एम्स का और 15 हमारे। और आवश्यकता पड़ेगी तो और जिला अस्पतालों में भी विचार चल रहा है कि वहां भी RT-PCR लैब स्थापित किए जाएं। एक्सरे वगैरह की बात आती है, सीटी स्कैन की बात आती है, तो सीटी स्कैन मशीन कोरोना के समय एक चलन चल पड़ा था कि कोरोना पता करना है तो सीटी स्कैन करा लीजिए। हालांकि वो सही नहीं है। सीटी स्कैन से तो केवल ये पता चलता है कि फेफड़ों में आपके कुछ है कि नहीं, कोरोना है या कुछ और है, ये सीटी स्कैन से नहीं पता चलता। लेकिन एक दबाव बन गया था और निजी क्षेत्र में भी लोग जाके काफी पैसे खर्च हो रहे थे। तो ये व्यवस्थाएं भी क्या आने वाले समय में हम हर जिले में सीटी स्कैन मशीन लगा पाएंगे, ये आगे के समय की योजना है। अभी तक तो ऑक्सीजन की बात है, अधोसंरचना की बात है, ऑपरेटिंग थिएटर्स की बात है, ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, पाइपलाइन हर अस्पतालों में स्थापित कर देना, इसकी बात है। ये सब अभी तक हम लोगों ने किया। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने निसंदेह अधोसंरचना का विकास किया है स्वास्थ्य क्षेत्र में, लेकिन जब बात करें इन अधोसंरचना को चलाने के लिए मैन पावर की, तो कहीं ना कहीं मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है। तो चूंकि स्वास्थ्य विभाग में भी कमी है, डॉक्टरों की है, नर्सों की है, चिकित्सकों की, तो इस तरीके से उसे कैसे पूरा करेंगे? जहां तक मेडिकल ऑफिसर्स की बात है तो करीब करीब हमने 100% जितने अभी तक पद स्वीकृत हैं उनकी भर्ती कर ली है। हर साल 600 से 700 नए बच्चे मेडिकल का इम्तिहान देके और इंटर्नशिप करके तैयार हो जाते हैं, जिनकी बॉन्ड के माध्यम से 2 साल की हमको तैनाती मिल जाती है। तो अब हम करीब करीब सैचुरेशन पे आ गए हैं जहां तक मेडिकल ऑफिसर के स्वीकृत पदों की बात है। तो 111 पद बचे थे, वो भी कुछ दिनों में भर जाएंगे। तो पीएचसी लेवल तक एक मेडिकल ऑफिसर MBBS डॉक्टर हम तैनात कर सकेंगे। बड़ी कमी जो है वो है स्पेशलिस्ट की। स्पेशलिस्ट में करीब 77% पद खाली थे। इनकी भर्ती के लिए जो प्रमोशन की प्रक्रिया पेंडिंग थी, पहले अगर जिला अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर के रूप में पोस्ट ग्रेजुएट की भर्ती कर दी जाती थी तो 5 साल की परिवीक्षा अवधि थी कि 5 साल तक प्रोबेशन था, 5 साल बाद उनको फिर मिलता था और वो भी नहीं हो पा रहा था। तो उसमें तेजी लाना, रिक्त पदों में प्रमोशन की प्रक्रिया को सरल करना, प्रमोट करना लोगों को, और 5 साल की जो परिवीक्षा अवधि थी, प्रोबेशन पीरियड था,
उसको अभी हम लोगों ने 2 साल का प्रपोज किया है। शिक्षा कर्मी 2 साल बाद रेगुलर, तो डॉक्टर 2 साल बाद क्यों नहीं? रेगुलर मतलब प्रमोट। अगर आप एमडी एमएस हैं तो मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस के समकक्ष नहीं, आप स्पेशलिस्ट के रूप में जाए। प्लस जो सारे पद प्रमोशन के जरिए भरने के थे तो वो क्रम बन नहीं रहा था, तो 50% सीधी भर्ती की भी अनुमति हमने मांगी और मिल गई है। तो अब स्पेशलिस्ट के पोस्ट भी आधे तक हम सीधी भर्ती से कर सकेंगे और आधे हम प्रमोशन से कर सकते हैं। ये तो बात थी आपके स्वास्थ्य विभाग की। हम बात करें पंचायत एवं ग्रामीण विकास की, तो इस समय पंचायत एवं ग्रामीण विकास में चूंकि पंचायत एक अलग तरह की सरकार है गांव में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरपंच किस तरह से कर रहे हैं और आपकी उपलब्धियां इस विभाग में किस तरह है? ये पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग है, 2 हिस्से मान लीजिए इसके। एक विकास के कार्य, सड़क बनाना, पुल बनाना इत्यादि, मुख्यमंत्री सड़क योजना, गौरव पथ योजना, समग्र विकास योजना इत्यादि, जो ग्रामीण विकास की बात होगी। और दूसरा पंचायत विभाग कैसे चल रहा है, उनके अधिकार कैसे हैं, पंचों के सरपंचों के काम कैसे चल रहे हैं, जनपद काम कैसी कर रही है, जिला पंचायत काम कैसी कर रही है। तो इनको 15वें वित्त 14वें वित्त की जो शेष राशि थी वो पूरी उपलब्ध करा दी गई, और 15वें वित्त आयोग की भी जो राशि है ये 1500-1600 करोड़ से ज्यादा साल की हो जाती है, एक बड़ा बजट है, वो इनको उपलब्ध करा रहे हैं। जिला पंचायत और जनपद पंचायतों को पहले पर्याप्त राशि नहीं मिलती थी, तो उसको भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि 10% 15वें वित्त आयोग की राशि जिला पंचायतों को, 15% जनपद पंचायतों को और 75% पंचायतों को। इस प्रकार से ये 100% वित्त आयोग की जो राशि आती है इसका वितरण करें, ताकि वो फिर उस काम को आगे बना सकें। और अधिकार संपन्न हम कैसे बना सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं को, इसके संदर्भ में भी चर्चा चल रही है, फाइल चल रही है, निर्णय लेना होगा। कई उनकी मांगे हैं, जायज मांगे हैं, मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों की, जो अभी तक हम पूरी नहीं कर पाए हैं। इस समय काफी बीत गया है, करीब करीब अब 1 साल से ऊपर 1.5 साल हो गए इनको चुन के आए हुए। और कुछ और अधिकार जो वित्तीय भी हो सकते हैं, प्रशासकीय भी हो सकते हैं, जो इनके पास होने चाहिए, उनको लागू करना। फिर पेशा कानून जो लागू है देश में, उसके नियम बनाने की क्रिया, तो अन्य विभागों से भी राय लेने की क्रम को हम चालू कर रहे हैं। और फिर पेशा कानून को अंतिम रूप देके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहले कच्चा प्रारूप रखेंगे और उनके सुझावों को भी सम्मिलित करके फिर प्रपोजल को कैबिनेट के समक्ष रखेंगे। जिस तरह आपने बताया कि पंचायत में और अधिकार संपन्न करने की कवायद जारी है, पंच और सरपंचों द्वारा कई अधिकारों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर वो विशेष स्थान हो सकते हैं, ऐसे में पंच सरपंचों की मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के सर्वे को लेकर, क्योंकि वो जिसे चाह रहे हैं वह उसका नाम डाल रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार क्या करे? सरपंच जिसका नाम चाहे डाल नहीं सकते। अब पहले ऐसा होता था, अब ये केंद्र सरकार से योजना के लिए पैसे प्राप्त होते हैं, राज्य सरकार का एक 40% हिस्सा होता है, 60% केंद्र सरकार से मिलता है। इंदिरा आवास के नाम से जब ये योजना चलती थी तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत तय करते थे हितग्राहियों को। अब जो सिस्टम चल रहा है उसमें 2011-12 में SECC आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण जो हुआ था, उसमें जितने परिवार घर विहीन पाए गए थे, या 1 कमरे के घर के साथ पाए गए थे, या 2 कमरे के घर के साथ पाए गए थे, इनको प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास की कैटेगरी में रखा गया था। तो आज सरपंच के हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में नहीं है, किसी का मन आए उसका नाम जोड़ देना। ये सुनिश्चित एक सूची है, उस सूची को प्राथमिकता के आधार पर, प्राथमिकता क्रम से जो नाम आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण में पाए गए, कोई छूट गए हो तो उनको जोड़ने की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन आज सरपंचों के हाथ में, पंचों के हाथ में ये विकल्प नहीं है कि वो जिसको चाहे उसको उपलब्ध करा दें। क्या आपके नॉलेज में ऐसा कोई मामला आया जिसमें एक सरपंच द्वारा अपने पिता माता तक को मतलब प्रधानमंत्री आवास सर्वे सूची में शामिल कर लिया गया है? सरपंच तो शामिल कर नहीं सकता। ये शामिल अगर कर लिया होगा तो सर्वे करने जो गुरुजन आते हैं, जो अधिकारी आते हैं, उनने किया होगा। गलती अगर ऐसी है तो उनकी तरफ से हो सकती है, और कोई ऐसी जानकारी किसी के पास हो तो अगर उपलब्ध कराएंगे तो उसको सुधार करने के लिए हम लोग केंद्र सरकार के पास भी जानकारी भेज सकते हैं।
यह थी बात स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव की, जिन्होंने बेबाकी से अपने विभाग की न केवल उपलब्धियों को बताया और कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने हमें क्या सिखाया यह बताया। कैमरामैन अभिषेक डटसेना के साथ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।